दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। नीचे 4 युग दिए हुए हैं, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युगीन। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, और देखिए इससे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी आपको बता देते हैं, ताकि आपके एग्जाम के व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई से हुई है, और भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था, तो वो भी हड़प्पा था। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, और 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का काल हड़प्पा का सभ्यता काल माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहले का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे, तो तांबा का प्रयोग किए थे। और अगर यही पूछ देता है कि उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, तो हो जाएगा आपका ज्वालोपनिषद से। ठीक है, ज्वालोपनिषद से जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण सभी आश्रमों में माना जाता है। अगर यहीं पर दे देता ये तो उपनिषद से है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये देता कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसको माना जाता है, तो गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण सभी आश्रमों में माना जाता है, तो वहां पे आप आंसर क्या लगाते हैं, गृहस्थ आश्रम को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता कि किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शको ने। ठीक है, शको के शासन काल में क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस काल में राजपाल को क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, राजपाल को क्षत्रप कहा जाता था, और शको के काल में शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, शासक को महाक्षत्रप कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इसका सही आंसर बताना होगा। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद का। ठीक है, किताब उल हिंद नाम के महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अलबरूनी 1017 से 1027 ईस्वी तक भारत में निवास किया था। ठीक है, कब किया था अलबरूनी, जो ये था अलबरूनी कब तक भारत में निवास किया, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 1017 से 1027 ईस्वी तक भारत में निवास किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर इससे क्वेश्चन ये आ जाए कि मोहम्मद गजनवी
अंतिम भारतीय आक्रमण कब किया था? तो 1027 ईस्वी में। और महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। तो उस आक्रमण में क्या हुआ था? उस आक्रमण में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। इसमें जयपाल की पराजय हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो आक्रमण किया था, अंतिम आक्रमण जो था उसका 1027 ईस्वी में, वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक क्वेश्चन इससे और इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं कि मूल नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन ने लागू किया था, ठीक है। मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? ध्यान देंगे, भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। देखिए तूतीय हिंद का मतलब होता है भारत का तोता, ठीक है। तो इन्हें कहा गया है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कारण कि धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर बताना है। तो किसके शासन में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर ने चित्रशाला विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने चित्रशाला विभाग की स्थापना किसने की? तो अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। ये महाराष्ट्र के लोग टाइटल लगाते हैं सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इस वंश के लोग ये टाइटल लगाते हैं भाऊ का, जो कि महाराष्ट्र में मिलते हैं। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बता दें, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि विश्वासराव पेशवा बालाजी राव का 18 वर्षीय पुत्र था, ठीक है ना। और विश्वासराव उसका क्या था? नाम मात्र का सेनापति था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है। और वो क्या था? वो पेशवा का भाई था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और एक चीज़ और है इससे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में वास्तविक सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में वास्तविक सेना का नेतृत्व जो किए थे वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। यह कथन गांधी जी का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव 1924, ठीक है। देखिए कांग्रेस के बेलगांव जो कि 1924 के अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चलिए ये तो हो गया सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में। क्वेश्चन कई बार इससे आ जाते हैं कि राष्ट्रभाषा को
कब दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और इन्हें 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदू दिवस, ठीक है, वो मनाया जाता है। 10 इससे संबंधित है। आप जब हिंदी के राष्ट्रभाषा के बारे में जिक्र आया तो हम सोचे कि ये भी आपको जिक्र कर दें ताकि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सूर्योदय के समय पृथ्वी से दूरी की सूरज की दूरी कितनी होती है? ठीक है ना। कहता है सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। कितनी दूरी होती है? तो दूरी होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख पा रहे होंगे आप। कह रहा है कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इग्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है? जिप्सम का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, जिप्सम में प्राप्ति स्थल में राजस्थान है सर्वाधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर है यह बताना है। तो यह है आपका जावा द्वीप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो कहां से निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम दिए होंगे रेलवे, एसएससी वगैरह, तो कई बार आपको मिले होंगे ये क्वेश्चन। अधिकांश तो प्रैक्टिस सेटों में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये देखिए भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो है आपको 9 है। ठीक है, कौन कौन से हैं इसके सही क्रम में लिखें। कई बार मिलान के लिए दे देता है राज्यों का, इसका सीक्वेंस दे देता है, तो उस अनुसार आप लोग को मिलाना होता है। तो सबसे पहले क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये आप इसका सीक्वेंस हो गया, इसे आप याद कर लेंगे। और इसकी दे देता है कि समुद्री तट रेखा वाले मतलब उसकी राज्यों के क्षेत्रफलों की सीमा कितनी है। तो कुल सीमा अगर देख ली जाए तो उसकी लगभग सीमा है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की सीमा कितनी है? किलोमीटर में दे देगा लगभग। ठीक है, 5,000, 7,000, 6,000, 8,000, तो उसकी एक्यूरेट है आपका 7,517 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49 मीटर समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए, आपको एक चीज बता दें हम कि जो आपका 49वीं समानांतर जो अक्षांश रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किनके बीच है? तो यह है यूएसए और कनाडा के बीच की। ठीक है,
तभी हमने कहा यहाँ क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अगर 38वीं समानांतर रेखा पूछ देता तो यह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है, ठीक है। और डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और मैगिनॉट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल, ठीक है, वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है, यह बताना है। तो कहां से प्राप्त होता है? मकराना से, ठीक है। कहां से प्राप्त होता है? मकराना, जो कि कहां पे पड़ता है? ये राजस्थान में है, ठीक है। संगमरमर मकराना जो है ये राजनगर में पड़ता है, एक जगह है जो कि राजस्थान स्टेट में है, ठीक है। तो यह मकराना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए एक बात और है कि पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कई जगह देखे होंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पेंसिल बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, यह बताना है आपको कि आविर्भाव कब हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, ठीक है। और संविधान सभा 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता रहा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख पा रहे होंगे लोग अच्छी तरह से, आप, हम उम्मीद करते हैं, और आप लोग समझ भी रहे होंगे। दोस्तों जो कुछ भी आप लोग का कमेंट्स है, जो शिकायत है, आप कमेंट कीजिए। और देखिए ये जो जीके टेक जोन है आप लोग का एक परिवार है और आप एक परिवार के हिस्से हैं, तो आप इसमें बेहिचक पूछ सकते हैं। और जो कुछ नहीं आता है, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि गलती नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो। फिर भी हो जाती है तो हम इसे पूरा प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और हमारा सहयोग कीजिए, कि सपोर्ट कीजिए कि एक दिन हम लोग आपके सामने आए, फेस टू फेस हम लोग आपसे बात करें, और जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको हम लोग आपस में बात करके, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो जो एग्जाम से संबंधित, उसे हम लोग दूर करेंगे। तो आप लोग का सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के सामने हमें आने का मौका मिले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बातें होती रहेगी, आप लोग हमारे एक परिवार के हिस्से हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा A.R. रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ ए ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है? इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। इसका जल्दी से सही आंसर बताएं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा त्रिलोक, ठीक है। नोट्स ऑफ अ ड्रीम, नोट्स ऑफ अ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है A.R. रहमान की जीवनी पर। यह हो जाएगा आपका क्या, पता है कि निम्नलिखित में किस लेखक के द्वारा, तो हो जाएगा आपका कृष्णा त्रिलोक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने से पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो 1 माह के भीतर, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तक में रहती है, ठीक ना। और पुनः 6 मास तक, मतलब उसको अगर करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवाना पड़ता है, तो 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है, ठीक है। तो संसद इसे पुनः एक बार
में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। संसद के पास ये पावर है या अथॉरिटी है कि यह 6 महीने के लिए एक बार में बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, मंत्रिपरिषद तब तक बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से किसका विश्वास प्राप्त हो, तो लोकसभा का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, तो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। तो इसमें इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए अगर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस CHOD सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। इसका सही आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थाईलैंड। ठीक है, तो ये सम्मेलन की आपको बता दें कि जो इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस जो सम्मेलन 2019 का हुआ था, उसका जो थीम था, ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें। इसका हो जाएगा थीम स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत में सहयोग। ठीक है, तो यह कब किया गया था? इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस का जो सम्मेलन हुआ था, ये 26 अगस्त 2019 को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। कितने तारीख को? 26 अगस्त 2019 को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और अपने इंडिया से गए थे वायुसेना प्रमुख जो थे, उसमें एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। ठीक है ना, इसमें मतलब ये अटेंड करने के लिए गए थे, इस मीटिंग में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से मेजबानी करने के लिए गए हुए थे। तो यह आयोजित हुआ था कहाँ पे? थाईलैंड में। और कौन से गए थे भारत से? यहाँ से, तो यहाँ से गए थे आपके वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, ये भी आप याद रखेंगे। और यह हुआ था 26 अगस्त 2019 को। ठीक है ना, थाईलैंड में। तो इतने प्रश्न इससे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, देखिए संविधान की धारा 348 से स्पष्ट रूप में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि यदि संसद चाहे तो स्थिति को बदलने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, विधेयक पेश कर सकती है, नए कानून बना सकती है, वो आपको संसद के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे आपको संविधान की धारा 348 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की काम करने की भाषा कैसी है? तो अंग्रेजी है। तो इसमें पूछ देगा कि संविधान की किस धारा, तो 348 ठीक है ना, 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कामकाज करने की भाषा अंग्रेजी होगी। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह बताना है आपको, लोकसभा का सचिवालय। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि वीडियो आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं लेकिन उतनी लाइक नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक में कमी नहीं करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बल मिलेगा कि हाँ
मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ इस मार्ग में, तो और मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक में कमी नहीं कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा केपलर ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान में, ग्रहों का गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, और न्यूटन ने गति का नियम दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप मिस कर दें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इससे छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था, और कोपर्निकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने पॉइंट बता दिए? 3 हमने। ग्रहों का गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, जो कि ये है आपके क्वेश्चन में है। और अगला है कि न्यूटन ने गति का नियम दिया था, राइट, और कोपर्निकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत दिया था। अगला पॉइंट है कि गैलीलियो ने ही बताया कि सूर्य का निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इतने प्रश्न इससे बनते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? सही आंसर बताना है। घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। चलिए देखिए, दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए प्रॉक्सी मतदान के विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रवासी भारतीयों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड 10 करोड़ लाभांश और अधिशेष भंडार के ट्रांसफर की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर बताना है। कितना दिया है भैया? ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.76 लाख। ठीक है, 1.76 लाख, लेकिन दशमलव के बाद में हम एक एक डिजिट पढ़ते हैं, तो 1.76 लाख दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए, चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है, ठीक है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसलिए लेंस की गोलाई क्या होती है? बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान के नोजोमी ओकुहारा को हराकर स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2019 में किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की संस्तुति के आधार पर लोकपाल का गठन किया गया? इसके सही आंसर बताने हैं। तो ये हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में मुंबई में वितरित फिल्म फेयर अवार्ड्स पॉपुलर श्रेणी में सर्वाधिक 5 अवार्ड्स किस फिल्म को प्रदान किया गया? यह बताना है। तो हो जाएगा आपको राजी फिल्म को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करा कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? यह बताना है। बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करा है कि प्रिंटजर कर पुरस्कार 2019 विजेता
अराटा इसोजाकी किस देश के आर्किटेक्ट हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, जो कि टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा प्रीतकर पुरस्कार। ठीक है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं गाड़ी वगैरह से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, प्रीतकर जो हमने आपको बताया था ये नहीं होगा यहाँ पे होगा आपको प्रीतकर। ठीक है ना, प्रीतकर पुरस्कार 2019। ठीक है, तो ये किसको दिया गया था, वो किस देश के आर्किटेक्ट थे, यह बताना है। देखिए आपको हम बता दें, जापानी आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी, ठीक है, को यह पुरस्कार दिया गया, वो जापान के थे। ठीक है ना, वो पुरस्कार का क्या नाम है? प्रीतकर। ठीक है, प्रीतकर पुरस्कार है। क्या पढ़ेंगे आप? प्रीतकर पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको अराटा इसोजाकी को, वो जापान के रहने वाले थे। और यह जो पुरस्कार है वो 46वें व्यक्ति हैं पाने वाले भारत के, मतलब जो ये पुरस्कार दिया गया है वो भारत के नहीं, ये पुरस्कार पाने वाले 46वें व्यक्ति हैं। अतः जापान में वो 8वें व्यक्ति है। भारत के जो ये जो पुरस्कार जो वितरित किया गया, इसके वो पाने वाले 46वें व्यक्ति हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी, यह बताना है आपको। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये किया था आपको ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है, कितना होता है? 120/80, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीकैम्ब्रियन में हुआ था। ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोजन का संचय होता है, ग्लाइकोजन का, तो ये कहाँ पे होता है? यकृतों पेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, आपको यह सही युग्म बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक, जो कि पादप हार्मोन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है, यह बताना है आपको। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस, डेटा का संग्रह है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, लेकिन उसे क्या कहलाता है वो हम आपको बता दें। उसे कहते हैं डेटाबेस, डेटा का संग्रह, जहाँ पे डाटा को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा रक्त में टी कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? यह हो जाएगा आपको हाइड्रोलिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? यह हो जाएगा आपका गुन्नार मिनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि में से कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से 1921 जो वर्ष है महान विभाजन वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ष 1931 के बाद भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के सदस्य नहीं है? नीति आयोग के सदस्य, इसका सही आंसर बताना है। जल्दी से इसका कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर सुरजीत भल्ला। ठीक है, चलिए बाकी ये तीनों सदस्य हैं इसके नीति आयोग के, ये नहीं है, प्रोफेसर सुरजीत भल्ला जी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? इसके सही आंसर बताने हैं आपको। तो यह हो जाएगा 3 बार योजना अवकाश आया हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निगम कर देय होता है, यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा कंपनियों के लाभ पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 से संबंधित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 राज्यसभा में कब पारित किया गया? इसका सही आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ये 5 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा देकर केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिसमें विधानसभा रहेगा, बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, कितने तारीख को? 5 अगस्त को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? यह बताना है आपको। यह हो जाएगा आपको सितंबर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं भारतीय नौसेना के, उन्हें क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। इसका जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एडमिरल। क्या होगा? एडमिरल। क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय नौसेना अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहते हैं, और वही अगर थल सेना के पूछ दे, स्थल सेना का, तो उसे क्या कहेंगे? जनरल कहा जाता है। जो उसके प्रधान होते हैं, जो चीफ होते हैं, उन्हें जनरल कहा जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल, ध्यान दीजिएगा, वायुसेना को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो आपको तीनों सेना का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व। ठीक है, उसका घनत्व क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, स्थान परिवर्तन के साथ भार में अंतर आते हैं, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में किस स्थान पर स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? यह बताना है आपको। इसका जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ओरछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इसका क्या उदाहरण हो जाएगा? मरकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय डॉक्टर को ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही से आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमा दिवाकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? सबसे युवा सांसद का आपको नाम बताना है। सबसे युवा सांसद कौन है?
ये हो जाएगा आपको चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सैमर सोल्ड मेडल दिया गया है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं, जितेंद्र कुमार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य, हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशित पुपा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है, उसे कहते हैं ससंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3-4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांतें नहीं होते हैं? ठीक है, 3 से 4 साल के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं, यह बताना है आपको। जल्दी से बताएं और कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। और आपके स्कोर कितने आ रहे हैं इस सीटों में, ये आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। और इससे ज़्यादा आप अगले सेट में लाने का कोशिश करेंगे। इसमें हो जाएगा चौवर्णक। ठीक है, मोलर कौन से दांत नहीं होते हैं, तो ये होते हैं चौवर्णक। ठीक है, चलिए तो देखिए, बच्चे के 2 समय दांत होते हैं। ठीक है, एक कब होते हैं शैशवावस्था में, और दूसरा दांत कब हो जाता है बच्चों को, तो वयस्क अवस्था जब हो जाता है उसके समय होता है। देखिए, फर्स्ट में जब दांत जब उसका होगा, मनुष्यों में दांत 2 बार उगते हैं, पहले शैशवावस्था में जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, फिर वयस्क अवस्था में जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं, यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है कहलाता है, प्रतिजैविक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवण के ग्रेना में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, यह बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 20 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में मसाला बॉन्ड जारी किए हैं? सही आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा इसके कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख पा रहे होंगे आप। कह रहा है कि टाइम पत्रिका के अनुसार विश्व में सर्वाधिक 100 धरोहर की सूची में भारत के कितने स्थानों को स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री हैं, कौन है अभी? आप लोग सभी को पता है, सुशील कुमार मोदी जी हैं अभी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? सही आंसर हो जाएगा सरोद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? यह बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, जल्दी से बताएं। सही आंसर हो जाएगा 15। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। चलिए हम आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं जो कि
इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, आपको भी शायद याद होगा, हम एक बार याद होगा तो याद दिला देते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेंग है जो कि नीदरलैंड में है, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो 15 होती है। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो जून 1945 ईस्वी में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और 3 अप्रैल 1946 से क्या हुआ था, इसमें कार्य शुरू हो गया था, ठीक है। और इसके प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और है इसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें हम। देखिए जिनका निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा देखिए इसमें इनका जो निर्वाचन होता है न्यायाधीशों का महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है, और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है, क्या है, जैसे आप लोग जो भी हम लोग एड्रेस लिखते हैं उसमें पिन कोड लिखते हैं, तो वो पिन कोड जो होता है कि ये बताना है आपको कि क्या मतलब वो दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निश्चित क्षेत्र का। चलिए हम आपको बता देते हैं इसके कुछ डिटेल के बारे में, आपको भी अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आप उसको समझ लेंगे, आपको काम आएगा और एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 अंकों के पिन कोड होता है, पिन कोड जो होता है कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है पिन कोड, और पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है, पिन कोड 6 और पैन कार्ड 10, ये याद रखेंगे आप। देखिए 6 अंकों के पिन कोड में पहला अंक एक जो है खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है, जो पहला अंक है वो किसी खास क्षेत्र को चाहे राज्य को दर्शाता है, और दूसरा और तीसरा अंक जो होता है, ठीक है, दूसरा और तीसरा अंक मिलकर उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ पे जाएगा जहाँ वितरण करने वाला डाकघर स्थित है, ठीक है, उस क्षेत्र को दर्शाता है दूसरा और तीसरा अंक उसका मिलकर। और अगले 3 अंक जो है उसके विशेष डाक कोड को दर्शाता है जहाँ पत्र या डाक का वितरण होना है। तो क्लियर हो गया, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1969 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सन 1969 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है, यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है, कितने राज्यों में है यह बताना है आपको। पांडिचेरी, तो देखिए दोस्तों यह 3 राज्यों में है, कौन कौन से 3 राज्य हमको बता दें। आपको एक इससे पहले वाला जो सीट कराया था उसमें हमने बताया था, तो उसमें हमसे गलती से हो गया था, गोवा बता दिया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है, तो ये आपके 3 राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं, यह बताना है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं, यह है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा खैर का, किस चीज का करते हैं, खैर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है, यह बताना है आपको। इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप, कहा कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में गंगा की जल ग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, जो जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि किस राज्य के पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाने के दौरान
चेहरे पर केक लगाने, टेप चिपकाने, फोम या अन्य केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है। ठीक है, निषेधाज्ञा जारी किया गया है, यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान पुलिस। 4 स्टेटों की पुलिस है, आपको सही आंसर बताना है। ये हो जाएगा गुजरात पुलिस ने किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। फटाफट इसका आंसर बताएं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेडिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको कह दूं, यहाँ से मेरे से एक मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए हमने बोला था, मैंने खुद ही बताया था और मैं ही भूल गया कि देखिए इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान में बहती है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने नहीं छोड़ दिया। नहीं क्यों छूट गया, क्योंकि हम जल्दी से हैं कि आप लोग का सेट कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि कितना कम समय में आप लोग को हम इसको समझा के ताकि सेट बना दें, ताकि इसमें वीडियो कम समय का बने। ठीक है ना, तो देखिए हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप ध्यान देते हैं, और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है अधिकांश। तो इसलिए इस चीज़ को, कमी को, जो कमी पकड़ में आए तो उस चीज़ को दूर करना है। ठीक है ना, देखिए निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, हमने क्या कहा था, निम्न में कौन सी नदी पाकिस्तान में बहती है, हमने सीधे मार दिया था ब्यास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, गलत आंसर हो गया ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। ठीक है ना, तो कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, तो हो जाएगा ब्यास नदी नहीं बहती है। ठीक है, सही हो गया। चलिए, और पाकिस्तान में आपको बता दें, देखिए ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ का है, कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे का दक्षिण किनारा है ये ब्यास नदी का। ठीक है, तो एग्जाम में, चलिए तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है, तो हो जाएगा आपका ब्यास नदी। ठीक है, नहीं बहती है। बाकी और नदियाँ चिनाब, रावी और सतलज, ये क्या है, ये बहती हैं। ठीक है ना, और कौन सी नदी नहीं बहती है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यास नदी नहीं बहती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हो जाता है हम एग्जाम के समय नहीं पढ़ते हैं कौन सी नदी पाकिस्तान में बहती है, हम टिक मार देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। तो जो कि ये देखिए, ये आपको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ है, ये आपको जब एग्जाम देंगे, जब कुछ करेंगे, तब आपको ये अनुभव हासिल होगा। ये हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो इस बातों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेडिंग। ठीक है, आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पूर्व देशों के समूह में शामिल है, ध्यान से देख लीजिए, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम एशिया के देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है, यह बताना है। लू की रफ्तार कितनी होती है जो गर्मी के दिनों में चलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान में नहीं है, तो क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको और भी इसका ऑप्शन बता देते हैं कौन कहाँ पे है, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए दुगधुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुहाजिर कौन है, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर थे, किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसीम पुरस्कार दिया जाता है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका जल्दी से राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? किया सन 1961 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिनांक है, यह बताना है आपको क्या है। तो यह है बहु बैराल रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो यह है आपका बास्केटबॉल में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते होंगे, कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई त्रुटि रहा होगा, कुछ कमी रहा होगी, या हमसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो इसको हम सुधार करेंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसमें अपने परिवार का जीके टेक जोन में सहयोग में भागीदारिता निभाइएगा। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।